बीजेपी जयंत का इस्तेमाल करके इसको छोड़ देगी, फिर ये पछताएंगे। एम एस स्वामीनाथन की सिफारिश लागू कर दो, आप मान लेंगे हम। चौधरी चरण सिंह की सिफारिशें लागू कर दो। सिर्फ महिमा मंडन करना, उन पे सोने का पत्थर चढ़ाना, ये कुछ नहीं होता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 370 सीटों पे वो बीजेपी आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस है। अभी उन्होंने राज्यसभा में कहा उनकी मशीन में उन्होंने फीड कर दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता 200 से नीचे रहेंगे ये। और मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि सतपाल भाई, इसको 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। किसान घरों की लड़कियों को जंतर मंतर पे गिरा के उनके चेहरों पे पुलिस बूट लेके चढ़ गई थी। ये है इनका महिला सशक्तिकरण, और आज तक उनका मुद्दा हल नहीं हुआ है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो चवन्नी ही हैं। मोदी के मुंह से आप मुझे सुनवा देना जो चौधरी साहब के लिए अच्छी बात है। जो जिन चीज़ों के लिए चरण सिंह जी जाने जाते थे, उन सब चीज़ों के विरुद्ध है मोदी। मेरी इंडिया गठबंधन से शिकायत है कि वो कंफर्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब। बीजेपी हर दिन राजनीति करती है, ये लोग आराम से राजनीति, इनको सड़क पे होना चाहिए। मैं लोहिया जी के साथ काम किया, उस पर 2 धोती कुर्ता, 4 किताबें, 1 सूटकेस होता था, और उसने सारे देश के नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर दिया था और पूरा बदल दिया था उत्तर भारत की राजनीति। इस पूरे किसान कम्युनिटी का जो मूवमेंट है उसको बेच दिया। मैं तो बहुत मैं तो उसका बहुत प्रशंसक था, उसके लिए काम करता मैं चुनाव में। मुझे बहुत निराशा हुई। जयंत का बड़ा भविष्य था, हम सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो तो चरण सिंह जी जहाँ पहुँचे थे वहाँ तक पहुँचता, लेकिन वो बहुत जल्दी थक गया और आराम की राजनीति करने की तरफ चल दिया, जिससे बहुत अफसोस हुआ मुझे उसके बीजेपी के साथ जाने से। जैसे कि चरण सिंह जाने जाते थे ईमानदारी के लिए, चरण सिंह जाने जाते थे किसानों के लिए, एमएसपी के लिए, किसानों को फसल का दाम देने के लिए। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एमएसपी की लड़ाई कई साल से चल रही है, इन्होंने वादा भी किया था, अभी तक उसको नहीं किया, चूँकि अडानी नहीं चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले। से पूछना चाहता हूँ कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? कोई जांच हुई आज तक कि किसने उनका अपमान किया था? महिला सशक्तिकरण महिला पहलवानों की मदद करना है या उनको पनिश करना है? कहाँ महिला सशक्तिकरण आ गया? लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल, और आप हैरत करेंगे कि महिला पहलवानों में 90% जाटों की लड़कियां थी। आज भी गांव गांव उनके लिए सिंपैथी है, लोग नाराज हैं। कुछ फोर्सेस थी जो उन पे काम कर रही थी, मैं तो उनको सपोर्ट करता था, पब्लिकली उनके हक में बोलता था, लेकिन कुछ लोग थे जो अपने लालच में, अपने फायदे के लिए जयंत चौधरी को उधर ले गए। जो किसानों की राजनीति की संभावनाएं थी वो समाप्त कर दी हैं। किसानों को एक पार्टी चाहिए, ये उनकी पार्टी थी, ये बहुत दूर तक थी, बिहार तक थी, इधर हरियाणा राजस्थान तक थी। इसका पूरा भविष्य खत्म कर दिया है। एम.एस. स्वामीनाथन तो एक बात के लिए जाने जाते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट है, उसको तो लागू किया नहीं आपने, जिसमें एमएसपी भी आता है। तो स्वामीनाथन को आप उस पर सोने का पत्थर चढ़ा दो, उससे क्या होता है? रहा चरण सिंह जी का, तो चरण सिंह जी को तो कोई भी सरकार होती वो देती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि अभी किस तरीके से प्रसाद की तरह भारत रत्न देश में बट रहा है, और ये शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न से हुई, उसके बाद एल.के. आडवाणी, और अब एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव को भी दिया गया है। लेकिन बात आज यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की करनी है, जो कि ऐसा लग रहा है कि उनके दादाजी को भारत रत्न मिला है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में, यानी कि एनडीए में वो अब शामिल हो रहे हैं। कल राज्यसभा के सदन के अंदर कल जयंत चौधरी ने तो ये तक कह डाला कि जो चौधरी चरण सिंह का जो काम करने का तरीका था, उसकी झलक मोदी जी के कार्यशैली में नजर आती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार तो एक बहुत ही जमीनी सरकार है, और एक जमीनी सरकार ही इतने बड़े धरती पुत्र यानी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती थी, ये और किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। अब आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद, जो कि एक बहुत बड़े जाट नेता हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और मोदी सरकार के बहुत कड़े आलोचक हैं, सत्यपाल मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला तो आपसे प्रतिक्रिया लेनी है कि जो चौधरी चरण सिंह को जो ये भारत रत्न दिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न
आज से पहले दे दिया जाना चाहिए था। ही वॉज वेरी वेल डिजर्विंग फॉर दिस, और जो दिया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, लेकिन कोई मेहरबानी नहीं की है। चरण सिंह जी, अगर एक आदमी देश में कोई भारत रत्न के लिए इस वक्त था डिजर्विंग, तो चरण सिंह जी थे। मैं आज बात बहुत डिटेल में आपसे जयंत चौधरी के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि जयंत चौधरी के आप खुद संपर्क में थे। आपने चौधरी चरण सिंह के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है, उनको देखा है। आज जयंत जब उन्होंने पाला बदल लिया है तो आप नाराज हैं, अफसोस आपको हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये अफसोस है कि जयंत का बड़ा भविष्य था, हम सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो तो चरण सिंह जी जहाँ पहुँचे थे वहाँ तक पहुँचता, लेकिन वो बहुत जल्दी थक गया और आराम की राजनीति करने की तरफ चल दिया, जिससे बहुत अफसोस हुआ मुझे उसके बीजेपी के साथ जाने से। यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको लालचवश उधर खींचा गया? नहीं, लालच यही था कि वो संघर्ष नहीं करना चाहते, आराम पसंदी की राजनीति करना चाहते हैं, एक मंत्री पद लेके बैठ जाना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है उनके लिए। लेकिन जब भी मैंने उनको देखा, वो पब्लिक के बीच में नजर आए, रैलीज को संबोधित करते हुए नजर आए, तो अगर उनको पाला बदलना था, वो आपके भी सपोर्ट में रहते थे, तो क्या आपको भाप लग गई थी? क्या आपको पता चल गया था कि वो बदल? कुछ फोर्सेस थी जो उन पे काम कर रही थी, मैं तो उनको सपोर्ट करता था, पब्लिकली उनके हक में बोलता था, लेकिन कुछ लोग थे जो अपने लालच में, अपने फायदे के लिए जयंत चौधरी को उधर ले गए। कौन हो सकते हैं ये लोग? मैं नाम नहीं लूंगा, आपको प्राइवेटली बता दूंगा। लेकिन उन चंद लोगों ने ही आज मोदी सरकार की झोली में आज जयंत को डाला है। जयंत ही नहीं डाले, जयंत के उधर जाने से जो किसानों की राजनीति की संभावनाएं थी वो समाप्त कर दी हैं। किसानों को एक पार्टी चाहिए, ये उनकी पार्टी थी, ये बहुत दूर तक थी, बिहार तक थी, इधर हरियाणा राजस्थान तक थी, इसका पूरा भविष्य खत्म कर दिया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी जयंत का इस्तेमाल करके इसको छोड़ देगी, फिर ये पछताएंगे। आपको लगता है कि जयंत अब किसानों को मुंह दिखाने लायक बचे हैं? किसानों में तो बहुत बुरा रिएक्शन है, जितना मेरे पास लोगों के फोन आए, वो तो किसानों को एक पार्टी चाहिए, किसानों को एक पार्टी चाहिए जो उनके लिए लड़ती हुई दिखाई दे, तो उनका तो नेट लॉस हो गया जयंत के जाने से। किसानों का तबका है वो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करता है। आज उसी मोदी सरकार के लिए जयंत चौधरी ने कल राज्यसभा में कहा कि देखिए, मोदी सरकार की जो कार्यशैली है, और मैं आपको उसके 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जब महिला सशक्तिकरण की बात मोदी सरकार करती है, जब शौचालय बनाती है गांव में, तो उन दोनों के आधार पर वो ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह की झलक मिलती है। अभी 10 दिन में पता चल जाएगा। 13 तारीख को किसान यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ क्या क्या सलूक करेगी मोदी सरकार, इससे पता चल जाएगा। दूसरे, ये जो महिला सशक्तिकरण है, ये तो आप देख ही चुके हैं। किसान घरों की लड़कियों को जंतर मंतर पे गिरा के उनके चेहरों पे पुलिस बूट लेके चढ़ गई थी। ये है इनका महिला सशक्तिकरण, और आज तक उनका मुद्दा हल नहीं हुआ है। लेकिन जयंत जब लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे वो मथुरा जाएं, चाहे बागपत जाएं, चाहे कैराना जाएं, वो क्या जा भी पाएंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग देखिए, यहाँ सब तरह के लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो उनको माला डालेंगे, लेकिन उनको भी अंदाज है कि उनसे गलती हो गई। जयंत को, आपको लगता है कि जयंत पलटेंगे कभी या वापस आएंगे? पलटेंगे जब इनको बीजेपी इस्तेमाल करके फेंक देगी, उस वक्त देर हो चुकी होगी। जयंत का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी थोड़ी ना हूं कि पलट जाऊंगा, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो चवन्नी ही है। लेकिन आज मोदी सरकार अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ही बड़ा एक चौधरी चरण सिंह वादी अपने आप को बता रही है। कहाँ बता रही, कहाँ? मोदी के मुंह से आप मुझे सुनवा देना जो चौधरी साहब के लिए अच्छी बात है। जो जिन चीज़ों के लिए चरण सिंह जी जाने जाते थे, उन सब चीज़ों के विरुद्ध है मोदी। जैसे कि चरण सिंह जाने जाते थे ईमानदारी के लिए, चरण सिंह जाने जाते थे किसानों के लिए, एमएसपी के लिए, किसानों को फसल का दाम देने के लिए। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एमएसपी की लड़ाई कई साल से चल रही है, इन्होंने वादा भी किया था, अभी तक उसको नहीं किया, चूँकि अडानी नहीं चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले। किसानों के अंदर क्या रिएक्शन है जयंत को लेकर, और आज वो भी तो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं आपको बताया, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि हमारी बनी बनाई पार्टी, जिसको चरण सिंह की थाती मिली हुई थी, उसको बेच दिया इसने। लेकिन जयंत चौधरी को क्या मिल रहा है इस सौदे से? आज एक तरीके का इसको सौदा ही कहेंगे ना। उनको ये मिल रहा है, एक तो ये दिखाने को कि दादाजी वो बन गए,
तो वो तो होना ही था, उनको आज नहीं कल कोई भी सरकार भारत रत्न देती, लेकिन इस वक्त उनको मिल रहा है कि वो एक आराम की राजनीति की तरफ चले जाएंगे, एक उनको मंत्री पद मिल जाएगा कोई टूटा फड़का। लेकिन एक मंत्री पद के लिए आज जयंत ने किस तरीके का सौदा कर लिया है देश के साथ? ये तो अब देश के नहीं, किसानों के साथ, पूरे किसान कम्युनिटी का जो मूवमेंट है उसको बेच दिया। मैं तो बहुत नाराज, मैं तो उसका बहुत प्रशंसक था, उसके लिए काम करता मैं चुनाव में, मुझे बहुत निराशा हुई। आपकी आखिरी मुलाकात जयंत से कब हुई थी? जयंत से मेरी 2 महीने पहले हुई थी, जब वो त्रिलोक त्यागी के साथ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप बागपत से पार्लियामेंट लड़ लें। तो मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लिहाजा मुझे तो आप माफ़ करें, आप लड़ो। तो वो लड़ने को तैयार नहीं थे, चूँकि वो जानते हैं वहाँ लड़ेंगे तो हार भी जाएंगे। तब हुई थी, 2 महीने पहले की बात है। लेकिन मोदी सरकार जो जयंत को ये कह रही है कि देखिए उनके पार्टी को हम 7 सीट दे देंगे, कभी 4 सीट का आश्वासन देते हैं। वो सीट भी दे देंगे, वो सीट हरवा भी देंगे इनको। तो जयंत को ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, फॉर हिमसेल्फ, मुझे मंत्री पद मिल जाएगा, दैट्स ऑल। इस मंत्री पद की लालच में जयंत ने क्या कर डाला है आपके हिसाब से? बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो इसी के लिए बिक जाते हैं मंत्री पद के लिए, उसमें जयंत भी शरीक हो गया आज। लेकिन जो जयंत का परसेप्शन है, जयंत कह रहे हैं कि अरे मैं किस मुंह से क्या बोलूं। जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों बीजेपी के दामन आपने पकड़ लिया या क्यों एनडीए में आप चले गए, तो कहते हैं कि मैं किस मुंह से मना करता। इस तरीके का उनका जवाब आया। बुरी बात है, ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं करता, क्या कर दिया? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना कोई मेहरबानी नहीं है चरण सिंह पे या उनके उसके वर्गों पे। लेकिन जयंत तो ऐसे ही कुछ बता रहे हैं कि ये मोदी की मेहरबानी से मिला है। उसको सूट करता है ये कहना, इसलिए कह रहा है। जयंत का भविष्य आपको क्या लगता है? जयंत का भविष्य इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं लगता, बीजेपी उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक देगी और वो बहुत परेशान होगा आने वाले वक्तों में। कल जयंत जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की कि देखिए महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मंच दिया है मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेके। पूछना चाहता हूँ कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? कोई जांच हुई आज तक कि किसने उनका अपमान किया था? महिला सशक्तिकरण महिला पहलवानों की मदद करना है या उनको पनिश करना है? कहाँ महिला सशक्तिकरण आ गया? लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल, और आप हैरत करेंगे कि महिला पहलवानों में 90% जाटों की लड़कियां थी। आज भी गांव गांव उनके लिए सिंपैथी है, लोग नाराज हैं। लेकिन जाट वोट अब किस तरीके से बिहेव करेगा? वो मोदी जी के लिए वोट करेगा या बट जाएगा, पोलराइज हो जाएगा? बटेगा, लेकिन ज़्यादा मोदी जी के लिए भी करेंगे, दूसरी जगहों के लिए भी करेंगे। हरियाणा में तो इनको नहीं देंगे, राजस्थान में भी नहीं देंगे, पश्चिमी यूपी में डिवाइड होगा। लेकिन अगर डिवाइड होगा तो फिर तो उसका फायदा मोदी जी को ही मिलेगा। नेचुरली, वो तो अभी भी मिल रहा है, उतना तो बीजेपी के साथ था जाट। यानी कि जो मोदी जी का जो गेम प्लान था कि जाटों का वोट डिवाइड करवा दो, जयंत चौधरी को अपने खेमे में ले लो और उससे बीजेपी को एडवांटेज होगी, तो वो जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, वो उनको फायदा हुआ है। तो आप क्या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है जयंत ने? जयंत ने क्या धोखा किया क्या कहूँ उसको, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर बिहेव करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी इंडिया गठबंधन से शिकायत है कि वो कंफर्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब। बीजेपी हर दिन राजनीति करती है, ये लोग आराम से राजनीति, इनको सड़क पे होना चाहिए। मैं लोहिया जी के साथ काम किया, उस पर 2 धोती कुर्ता, 4 किताबें, 1 सूटकेस होता था और उसने सारे देश के नौजवानों को सड़क पर खड़ा कर दिया था और पूरा बदल दिया था उत्तर भारत की राजनीति। क्या किसानों का विरोध दबाने के लिए कि भाई इतना बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए, इस वजह से क्या बीजेपी ने MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को दिया है भारत रत्न? MS स्वामीनाथन तो एक बात के लिए जाने जाते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट है, उसको तो लागू किया नहीं आपने, जिसमें MSP भी आता है। तो स्वामीनाथन को आप उस पर सोने का पत्थर चढ़ा दो, उससे क्या होता है? रहा चरण सिंह जी का, तो चरण सिंह जी को तो कोई भी सरकार होती वो देती। लेकिन मोदी सरकार बार बार इस बात को कहती है कि देखिए हम तो बहुत किसानों के हितैषी हैं, और अब वो इस बात को लेकर भी अपना सीना चौड़ा करेगी कि देखिए हमारी सरकार में ही MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। बता रहा हूँ ना कि MS स्वामीनाथन की सिफारिश लागू कर दो, आप मान लेंगे हम। चौधरी चरण सिंह की सिफारिशें लागू कर दो। सिर्फ महिमा मंडन करना, उन पे सोने का पत्थर चढ़ाना, ये कुछ नहीं होता है।
कल लेकिन जयंत चौधरी ने ये कहा कि इसको गठबंधन के जोड़ने या टूटने के प्रिज्म से हमें नहीं देखना चाहिए भारत रत्न को, वो क्योंकि केवल किसान और जाट नेता नहीं थे चौधरी चरण सिंह। वो खूब किसान नेता थे और उनकी किसान नेता के अलावा कोई पहचान नहीं है, किसान नेता ही थे वो। हालांकि वो जाट पॉलिटिक्स नहीं करते थे, पर जाट उनके साथ थे, उनके कहने से वोट करते थे, उनके साथ रहते थे। तो जयंत चौधरी अगर किसी कारण से कोई बयान दे रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। कल जयंत चौधरी ने ये भी कहा कि देखिए मोदी सरकार ने भारत रत्न जो दिया है चौधरी चरण सिंह को, उससे जो चौधरी चरण सिंह की जो लेगेसी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह की लीगेसी इससे इंस्टीट्यूशनलाइज होती कि ये बाहर रहते, बीजेपी ज्वाइन ना करते और संघर्ष करते। इस सब से नहीं होगी जिससे वो बता रहे हैं। तो क्या करना चाहती है मोदी सरकार चौधरी चरण सिंह के लेगेसी के साथ? चाहती है, इनको खत्म करना चाहती है। तो आरएलडी का भविष्य आप क्या देखते हैं सर? आरएलडी का कोई भविष्य नहीं है इस लीडरशिप के साथ। यानी कि आरएलडी का भी वही हाल होगा जो जेडीयू का हुआ है। एग्जैक्टली वही होगा। तो ये मोदी जी का जो प्लान है वो क्या है? आपको जो बड़ा प्लान उनका लग रहा है, उसको क्या आपको लग रहा है कि उनके मन में क्या इस समय चल रहा है? उनके मन में ये है कि किसानों गरीबों के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको रिडेंडेंट करो, खत्म करो। उससे क्या हासिल करेंगे? हासिल होगा कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, जय जय मोदी हो जाए, मोदी मोदी। लेकिन भारत रत्न का इस्तेमाल भी क्या अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए इन्होंने किया? भारत रत्न का तो इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ ज्यादा। लेकिन भारत रत्न का इतना बड़ा सहारा क्यों लिया इन्होंने? इन्होंने लिया अपना ताली बजवाने के लिए, अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे हुआ नहीं ज्यादा कुछ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 370 सीटों पे वो बीजेपी आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस है, अभी उन्होंने राज्यसभा में कहा। उनकी मशीन में उन्होंने फीड कर दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता 200 से नीचे रहेंगे ये। और मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि सतपाल भाई इसको 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। अब जो किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है वो क्या मोदी जी के लिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है? बिल्कुल, वो तो इनके हैंडलिंग के ऊपर है। अगर ये मांगे नहीं मानेंगे, उन पे लाठीचार्ज करेंगे, गोली चलाएंगे, तो मुसीबत हो ही जाएगी बहुत बड़ी। अब किस तरीके की डिमांड किसान लेकर आ रहे हैं? दिल्ली कूच जो उनका जो है उसमें एमएसपी पहले है, और सब जो किसानों की, किसान आंदोलन की मांगे थी वो कोई इन्होंने मानी तो है नहीं, 19 को लेके आ रहे हैं उसमें। लेकिन फिर ये कहा जाएगा कि देखिए ये तो किसान पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये वो दुनिया भर की बातें मोदी सरकार करेगी। क्या होता है, इन्होंने तो बहुत कहा था, लेकिन किसान आंदोलन 13 महीने चला। और बड़ी बात ये थी नीलू जी के एक पत्थर नहीं फेंका गया कहीं, कोई वायलेंस नहीं हुई, और अल्टीमेटली इनको माफी मांग के कानून वापस लेने पड़े। अब भी यही होगा। जो शंभू बॉर्डर है उसकी तस्वीरें आ रही थी कि वहां पे बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कर दिया गया है ताकि किसान ना पाए। लगा दिए। वो तो किसान तो बहुत होशियार होता, वो रास्ता खेत में से चल देगा, क्या करेंगे, रुकेगा नहीं। उसमें तो एक गाना है, लड़का अजय हुड्डा है, उसने गाया है जीप पे खड़े होके कि मोदी जी तेरी तोप खड़े हम दिल्ली आ गए। आ ही गए थे ना, अब कभी आ जाएं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा? कुछ भी हो सकता, अभी कोई भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, पर अब की किसान मल्टीफेरस उससे आए हैं और इरादे के साथ आए। लेकिन जो कॉन्फिडेंस इस समय मोदी सरकार को दिख रहा है कि देखिए हमारी 370 सीटें आएंगी, क्या ये किसान आंदोलन मोदी सरकार का तख्ता बिल्कुल पलट कर रख सकता है? पलट सकता है। किसान आंदोलन अगर ये अच्छा चला और हिंसक ना हुआ तो ये पलट देगा। तो क्या होगा मोदी सरकार के साथ? कुछ नहीं होगा, किसानों में घुस नहीं पाएंगे। अभी स्मृति ईरानी एक मुजफ्फरनगर के गांव में गई थी, लोगों ने दौड़ा लिया गाड़ी, भाग के गाड़ी पकड़ी उसने अपनी। लेकिन क्या आप एक ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में देख रहे हैं जहां पर कि मोदी जी खुद जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे? एग्जैक्टली। अब मोदी जी के साथ तो लाभ लश्कर और रहता चले जाएंगे, लेकिन इनके लोग पिटेंगे। लेकिन मैं वापस जयंत के सवाल पर आ रही हूँ क्योंकि इस समय जयंत ही बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। कल सदन में बोला, रिपोर्टर से भी उन्होंने बात की, और बार बार वो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यही शर्त थी उनकी कि वो एनडीए इसी शर्त पे ज्वाइन करेंगे। शर्मनाक है उनका ऐसा कहना। मैं तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, छोटा है, बच्चा है। मेरी उसके लिए सद्भावनाएं हैं, थी और रहेंगी, लेकिन उसको ये रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए और फिर उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए।
आप इसे क्या कहेंगे, जयंत की जो ये पलटी मारी है, आप इसे क्या विचारधारा की बैंक्रप्सी बोलेंगे या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोलेंगे? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, आराम पसंद राजनीति की तरफ जाना। तो क्या भविष्य आपको लगता है कि जयंत का होगा? कोई नहीं, फिलहाल कोई भविष्य नहीं लगता सिवाय इसके कि मोदी उसको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। लेकिन जयंत को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए क्या होता है कि जब आपको एक मिनिस्ट्री दिख रही है, बड़ी चीज़ है इस देश में, तो अंधा हो जाता आदमी उसके लिए। लेकिन जयंत को ये नहीं समझ में आया कि किसानों या जाटों की जो महिलाएं हैं उनको वो कैसे फेस करेंगे? उसको वो फीलिंग्स ही नहीं है किसानों और जाटों के लिए। तो अभी तक क्या था जब वो कहते थे कि मैं तो किसानों का हितैषी हूँ? कहते थे, बेवकूफ़ लोग सुन लेते थे, लेकिन सब जानते थे कि वो क्या हैं। लेकिन आपकी तो जयंत से बातचीत होती रहती थी, क्या इतने दिनों में आपको महसूस हुआ कि वो एक तरीके से अब ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं किस जमीनी राजनीति से? मुझे अंदाजा था। तो आपने कभी हिदायत नहीं दी उनको? वो किसकी हिदायत मान रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जो अपने बाप की हिदायत नहीं मान रहे। यानी कि जयंत आप कह रहे हैं कि वो अपने बाप की भी हिदायत कभी नहीं मानता था? एग्जैक्टली नहीं, मैं उस तरह नहीं कह रहा, लेकिन भाई दादा की हिदायत तो ये थी ना, संघर्ष करो, वो तो नहीं मानी आपने, हमारी क्या मानेगा वो। आज अगर मान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह होते जिंदा, आपको लगता है कि मोदी सरकार से वो लेते भारत रत्न? नहीं, अगर वो जिंदा होते, हाँ ले लेते, क्या नुकसान था? मोदी सरकार का थोड़े ना भारत रत्न, वो तो जनता का है। कोई मोदी सरकार ने मेहरबानी नहीं की है किसानों। लेकिन जयंत उनका पोता होकर ऐसा बातें कर रहा है जैसे कि मोदी सरकार की मेहरबानी से ही मिला है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। शर्म आनी चाहिए उसको अगर वो ऐसा सोचता है। चौधरी चरण सिंह डिजर्व करते थे भारत रत्न, कोई भी सरकार होती उनको भारत रत्न देती। मोदी सरकार की आदत होती है हमेशा किसी न किसी लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने की, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई की, महात्मा गांधी की, अब चौधरी चरण सिंह की भी कर रहे हैं। वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का वोटर बहुत सियाना है, बड़ा जुझारू है, संघर्षशील है, और उसका मोदी जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब तो बीजेपी हमेशा यही बताएगी ना कि देखिए हम तो चौधरी चरण सिंह के हम इतने बड़े खैरख्वाह हैं कि जो इससे बड़ा कोई भी नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी का असली रवैया चौधरी चरण सिंह के साथ क्या रहा है? उनका चौधरी चरण सिंह को पूरी राजनीति में बीजेपी ने जब मौका लगा अपमानित, मुरारजी की मंत्रिमंडल से निकलवाया, फिर प्रधानमंत्री नहीं होने दिया, फिर प्रधानमंत्री हो गए तो तब विरोध किया, सदैव विरोध किया उन्होंने। और चौधरी चरण सिंह को जो बनाया वो मिसेस गांधी ने बनाया। कल राज्यसभा के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति दिखी जब जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि देखिए, जब उनसे ये पूछा गया कि किस रूल के तहत वो जयंत चौधरी को बोलने दे रहे थे, क्योंकि सदन के अंदर भारत रत्न को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, तब जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम लीडर्स ने इसको अपोज किया, तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि देखिए मैं तो बड़ा आहत हुआ हूँ आज, और इतने बड़े किसान नेता को जब भारत रत्न मिला है तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप लोग, और उनको किसान विरोधी बता दिया कांग्रेस को। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं कल जगदीप धनखड़ साहब ने। मैं जगदीप धनखड़ साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। वो जब राजस्थान में बार के, जयपुर में बार के अध्यक्ष थे, उन्हीं दिनों चरण सिंह जी का देहांत हुआ था। तो उस पर प्रस्ताव लिखने के लिए इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने 10 लोगों से जानकारी ली कि चरण सिंह कौन थे, क्या थे। अब वो चौधरी चरण सिंह के भक्त हो गए, उनको सूट करता है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका चरण सिंह जी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो जाट हूं और आज मैं एकदम गदगद हूं। उनका कोई काम जाटों जैसा नहीं है। आप राजस्थान में इन्हीं के गांव में चले जाओ, धनखड़ जी के, जाट इनको मानते ही नहीं है। तो फिर ये क्यों अपना जाट के दम पर इतना ज्यादा बोलते हैं इस तरीके से? कम्युनिटी है, 4 स्टेट में है, उनके दम पे बोलने में फायदा होता है। जो इडियट लोग हैं जिन्हें पता नहीं है वो बहर में आ जाते हैं। जाटों की भक्ति वो करते हैं या मोदी भक्ति में लीन है धनखड़ साहब? वो मोदी भक्ति में लीन है, जाटों आटों से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जाटों का जो वोट है सर, वो किस तरह से पोलराइज होगा? कह नहीं सकते क्या करेगा, लेकिन जाट का वोट आसानी से बहकाया नहीं जा सकता उसको। नहीं, लेकिन जाट के वोट पर असर तो डालेगा जयंत चौधरी का जाना एनडीए में। तो जयंत चौधरी का ना जाना भी मार्जिनल था और जाना भी मार्जिनल असर। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई असर खास नहीं पड़ेगा? कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नहीं, तो इसका मतलब तो ये है कि जयंत चौधरी ने क्या अपना जनाधार खो दिया है? जयंत चौधरी ने अपना नुकसान कर लिया और इस काम से उसका जनाधार खिसकेगा। यानी कि अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार लिया है। एग्जैक्टली। अंत में क्या कहेंगे सर?
अंत में मैं ये कहूँगा, खैर अब तो वो चले गए, पर वो अगर ना जाते तो बहुत अच्छा था, और अगर वो संघर्ष करेंगे या करें तो मैं उनके साथ रहूँगा, उनको सपोर्ट करूँगा। लेकिन आपकी बात वो मानेंगे अगर आज आप फोन करें उनको? नहीं नहीं, अब तो फ़ोन भी नहीं लेंगे मैं क्यों करूँगा, अप्रिय बात कोई नहीं सुनना चाहता है। एक आखिरी सवाल बस करूंगी सर, इसके बाद इंटरव्यू को खत्म करूंगी कि मोदी सरकार ने, आप देखिए कि भारत रत्न जैसा इतना बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि कर्पूरी ठाकुर को दिया तो नीतीश कुमार को अपने खेमे में कर लिया, अब चौधरी चरण सिंह को दिया तो आरएलडी को अपने खेमे में कर लिया। नीतीश तो आए हुए थे, नीतीश का कर्पूरी से क्या लेना देना? हाँ, नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए कर्पूरी ठाकुर को दिया इसलिए नीतीश कुमार आ गए, इस तरीके की बहस शुरू हो गई है। नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या अपने गठबंधन को और बड़ा बनाने के लिए, उसमें और एलाइज को खींचने के लिए किया है? मोदी ने इस अवार्ड का इस्तेमाल किया अपने लिए। आपको लगता है कि मोदी जी अब ये काम बाला साहब ठाकरे के साथ भी कर सकते हैं? लेकिन मैं तो अभी मिला था उद्धव ठाकरे से, वो तो अच्छी नस्ल के लोग हैं, वो इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बाला साहब ठाकरे के लोग इनके कहने में नहीं आए। नहीं, मान लीजिए कि अगर बाला साहब ठाकरे को अनाउंस हो जाता है तो फिर शिवसेना, क्या उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं उधर? नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे अपने बड़े पायदार आदमी हैं, मैं पिछले ही महीने उनसे मिला, अच्छे आदमी हैं। अभी कल जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है उसमें सबसे बड़ी खबर वो यही है कि इस बार भी 335 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 166 सीटें इंडिया अलायंस को आएंगी। लेकिन मोदी जी के बाद का जो उत्तराधिकारी है उसमें दो लीडर्स की चर्चा है, एक है योगी आदित्यनाथ और दूसरा है अमित शाह। और अमित शाह नंबर 1 पर है कि अमित शाह को 29% लोगों ने वोट किया है और 25% लोगों को वोट दिया है योगी को। तो क्या अब एक ऐसी स्थिति आप बनते हुए देख रहे हैं जहां पर योगी और अमित शाह के बीच में एक बहुत बड़ा घमासान शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। अमित शाह इस तरह के आदमी नहीं है, और योगी को भी नेशनल लेवल पे योगी की पहचान नहीं है। स्टेट में ठीक है, वो पसंद किए जाते हैं, पर नेशनल लेवल, लेकिन नेशनल लेवल पे गडकरी को ज्यादा पसंद। गडकरी को 16% लोगों ने ही वोट किया है इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में। तो मोदी का उत्तराधिकारी आप कौन देखते हैं? मान लीजिएगा बीजेपी की भी सरकार आती है तो मोदी, जब तक बीजेपी रहेगी क्या तब तक आप मोदी को देख रहे हैं? नहीं, मोदी इसी चुनाव के बाद हट जाएंगे, जो मेरा अंदाज है। यानी कि चुनाव के तुरंत बाद आप कह रहे हैं? बाद अगर 200 से कम रह गए तो गडकरी प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस इसके लिए तैयार हो जाएगा? आरएसएस तो गडकरी को सबसे ज्यादा चाहता है, मोदी से ज्यादा। मोदी को तो चाहता ही नहीं आरएसएस, मोदी के तो आरएसएस खिलाफ है। वो तो फंसा हुआ है, भय ये क्योंकि नुकसान कर देगा, आरएसएस को फायदा भी करा रहा है। लेकिन मोदी जी का नेचर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी अगर ये इस तरीके का चेंज ऑफ रेजीम अगर होगा तो इतनी आसानी से हार मान जाएंगे वो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, पर हाँ, मोदी जी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि देखिए जो सक्सेशन ऑफ पावर है वो बहुत आसानी से नहीं होगा, इसमें हिंसा, मारकाट, ये सब बहुत हो सकता है। ये इरादा हो उनका। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ लॉन्चर पर। थैंक यू।